हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिनेमा ग्राफिक्स में। और आज मैं हाजिर हूँ एक नई मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर जिसका नाम है एस्केप रूम। ये एक थ्रिलर मूवी है जो कि 11 जन 2019 को इंडोनेशिया में रिलीज हुई थी। इसकी रेटिंग्स कुछ इस तरह से हैं। IMDb पर इसे 6.4 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। रॉटन टमेटोज में इसे 51% रेटिंग मिली है। पेटीएम पर इसे 6 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। हिंदुस्तान टाइम्स पर इसे 2 आउट ऑफ 5 रेटिंग्स मिली हैं और 87% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को पसंद किया है। मूवी एक्सप्लेनेशन से पहले हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर है जोई डेविस जो कि एक फिजिक्स स्टूडेंट है। सेकंड है एमेंडा हार्पर जो कि एक इराक वॉर वेटरन है। थर्ड है बेन मिलर जो कि एक स्टॉक बॉय है। फोर्थ है माइक नॉलन जो कि एक ट्रक ड्राइवर है। फिफ्थ कैरेक्टर है जेसन वॉकर जो कि एक वेल्दी डे ट्रेडर है। सिक्स्थ कैरेक्टर है डैनी खान जो कि एक एस्केप रूम एंथुजियास्ट है। स्टार्टिंग में हमें एक क्लिप दिखाई जाती है जो कि एक रूम की होती है और वहाँ पर ऊपर से एक लड़का गिरता है और सामने एक लॉक को वो खोलने की कोशिश करता है जिसके क्लूज वो रूम में ढूंढता है। रूम लगातार छोटा होता जा रहा था और हिंट्स के ज़रिए उसे पता चलता है कि 4862 उसका कोड है जिसे वो डालता है लेकिन वो नहीं खुलता। वो रोने लगता है। रूम के लगातार छोटे होने की वजह से अब रूम में जगह बिल्कुल भी नहीं बची थी और उसके पैर में चोट लगती है जिससे कि वो बहुत तेज़ चिल्लाता है। अब इस मूवी की स्टार्टिंग होती है। स्टार्टिंग में हमें एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई जाती है जिसके ऊपर एस्केप रूम लिखा हुआ था। इस शहर का नाम था शिकागो, इलिनॉइस। इसमें हमें 3 दिन पहले की कहानी दिखाई जाती है। हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम है जोई डेविस। वो अपने कॉलेज जाती है जहाँ पर उसके टीचर क्वांटम जीरो इफेक्ट के बारे में पढ़ा रहे थे। वो अपना हाथ उठाती है जवाब देने के लिए लेकिन फिर कोई जवाब नहीं देती। वो अपनी कॉपी में लिखती है कि अ सिस्टम कांट चेंज व्हाइल यू आर वॉचिंग इट, मतलब सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता। क्योंकि उसके टीचर पढ़ा रहे थे कि किसी भी चीज़ को लगातार देखने से उसके एटम्स अपना मूवमेंट को स्टॉप कर देते हैं और वो अपनी जगह से नहीं हिलते। पढ़ाने के बाद वो हॉलीडेज का अनाउंस करते हैं। सभी बच्चे क्लास से जा रहे होते हैं तभी टीचर जोई को रोक लेते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे पास काफ़ी आइडियाज़ हैं पर पता नहीं क्यों तुम उन्हें शेयर करने से डरती हो। वो उसे उसके डर पर काबू पाने के लिए काफ़ी समझाते हैं और कहते हैं इन हॉलीडेज़ पर तुम कोई ऐसा काम करो जिससे तुम्हें डर लगता है। अब हमें जेसन वॉकर की एंट्री दिखाई जाती है। वो बाइक से अपने ऑफिस पहुंचता है जहां पर उसके एक क्लाइंट एक्मेन ने उसके लिए गिफ्ट भेजा था। उसे लगता है कि उसमें कोई कार की चाबी होगी लेकिन ऐसा नहीं होता। उसमें एक बॉक्स और एक कार्ड रखा होता है। उस कार्ड पर लिखा था आउट ऑफ बॉक्स सोचने के लिए और उस बॉक्स को जेसन वहीं छोड़ देता है। अब हमें बेन मिलर को दिखाया जाता है जो कि शॉप में काम कर रहा था। उसके शॉप के मालिक गैरी वहां पर आते हैं। बेन उससे कहता है कि आपको कैश काउंटर पर किसी की ज़रूरत है। वो वहां पर काम कर सकता है क्योंकि उसे पैसों की नीड है, लेकिन गैरी कहता है कि इससे बिजनेस पर असर पड़ेगा। तब बेन कहता है कि हाँ, वो कस्टमर से डील नहीं कर पाएगा। गैरी उसे समझाता है कि बाहर जाओ और दोस्त बनाओ और लाइफ को एंजॉय करो। अब हमें जोई को उसके रूममेट एलिसन के साथ दिखाया जाता है जो कि उससे पूछ रही थी कि तुम थैंक्स गिविंग डिनर में नहीं जाओगी। तब जोई कहती है कि उसे अकेले रहना है और वो उसे एक एडवांस मैथमेटिक्स के फैक्ट के बारे में बताती है। उसकी रूममेट एलिसन कहती है कि ये सब तुम मुझसे छुटकारा पाने के लिए करती हो शायद, और वहाँ से चली जाती है। तभी अचानक कुछ होने लगता है और जोई मिरर के पास जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है फिर से नहीं। कुछ आवाज़ें आने लगती हैं और अचानक से डर से जोई की नींद खुल जाती है। वहाँ पर उसकी रूममेट भी होती है जो कि वहाँ से जा रही होती है। ये सिर्फ जोई का सपना था। एलिसन को जाते हुए डोर पर एक पार्सल मिलता है जो कि जोई के प्रोफेसर ने उसके लिए भेजा था। जब जोई उसे खोलकर देखती है तो उसमें सेम बॉक्स होता है जो कि जेसन के क्लाइंट ने उसे भेजा था और एक कार्ड में लिखा होता है खोलो नए दरवाजे। अब हमें दिखाया जाता है जब बेन शॉप खोलता है तो उसे सेम बॉक्स मिलता है जो कि जेसन और जोई को मिला था। उस कार्ड पर लिखा था छुटकारा पाने का एक मौका। जेसन, बेन और जोई तीनों उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करते हैं। तभी उस बॉक्स में से एक कार्ड निकलता है जो कि मीनोज एस्केप रूम्स का एंट्री वाउचर था जिस गेम को जीतने पर उन्हें $10,000 मिलते। अब हमें मीनोज बिल्डिंग के सामने का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बेन सिगरेट पी रहा था। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम था अमेंडा हार्पर।
वो उससे पूछती है कि मीनोज बिल्डिंग यही है। तब बेन कहता है हाँ। वो कहता है कि मुझे पता है सिगरेट बुरी चीज़ है। एमेंडा के अंदर जाने पर रिसेप्शनिस्ट उसकी आईडी और फ़ोन उससे ले लेता है, ये कहकर कि पजल्स की फ़ोटोज़ लीक हो सकती हैं, और उसके शोल्डर पर एक बैच लगा देता है। जब एमेंडा अंदर जा रही होती है तो रिसेप्शनिस्ट कहता है तुम्हारी फ़ौजी ट्रेनिंग यहाँ काम आएगी। तब वो थोड़ा हैरान हो जाती है पर चली जाती है। उसी लिफ्ट में एक और लड़का आता है जिसका नाम था डैनी। वो उससे कहता है कि दूसरा फ़ोन वो हमेशा अपने साथ रखता है क्योंकि वो बोर हो जाता है। जब एमेंडा वेटिंग रूम में पहुंचती है तब वो विंडो के पास जाकर उस विंडो को नॉक करती है। तब अंदर से आवाज़ आती है प्लीज़ बैठ जाइए, जल्दी आपसे मिलने कोई आ जाएगा। एमेंडा थैंक्स बोलती है और वहाँ पर माइक और एमेंडा आपस में इंट्रोड्यूस होते हैं। तभी सभी जेसन के अंगूठे के निशान को गौर करते हैं। जेसन बताता है कि बाइक से गिरने की वजह से उसे चोट आई थी। सभी आपस में बात करने लगते हैं और लास्ट में बेन की एंट्री होती है और डैनी और बेन आपस में इंट्रोड्यूस होते हैं। एमेंडा टेबल पर रखे न्यूज़पेपर को पढ़ती है जिसमें हेडिंग लिखी थी 5 लोग जिंदा जले। वो कुछ सोचने लगती है। तभी डैनी बताता है कि उसने इसी तरह के 93 रूम्स को पार किया है, जैसे कि पैनिक रूम, ब्रेकआउट, ब्रेक इन एक्सेट्रा और वॉर रूम्स भी। माइक बताता है कि उसके भतीजे को इन सब चीज़ों का काफ़ी शौक है और उसी के सजेस्ट करने पर वो यहाँ पर आया है। अमेंडा बताती है कि वो यहाँ पर $10,000 के लिए आई है। सभी आपस में डिस्कस करने लगते हैं और काफ़ी टाइम बीत जाता है, वहाँ पर कोई भी नहीं आता। इसी वजह से बेन बाहर जाने लगता है सिगरेट पीने के लिए और तभी डोर का हैंडल उससे टूट जाता है। सभी उसे वापस लगाने की कोशिश करते हैं पर ऐसा नहीं होता। डैनी कहता है कि शायद यही एस्केप रूम्स हैं और हमें इस रूम से क्लूज को ढूंढना होगा। सभी लोग क्लूज को ढूंढने में लग जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि जोई को एक मग दिखता है जिस पर लिखा था वी नो यू हैव अ चॉइस, जिसे देखकर जोई इमोशनल हो जाती है। तभी एमेंडा गौर करती है कि सारी मैगजीन्स में एक ही नाम लिखा था, डॉक्टर वुड एंड यू। तभी माइक को एक स्क्रू ड्राइवर मिलता है। जोई एक बुक में गौर करती है कि 451 डिग्री फ़ारेनहाइट लिखा हुआ था और वो डोर के डायल को 451 फ़ारेनहाइट पर घुमा देती है जिससे कि रूफ के हीटर्स ऑन हो जाते हैं। सभी काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तभी डैनी कहता है कि हमें हिंट्स मांगने चाहिए। तभी एमेंडा रिसेप्शनिस्ट के पास जाती है और हिंट मांगती है। तभी विंडो के अंदर से सेम लाइन रिपीट होती है, प्लीज़ बैठ जाइए, जल्दी आपसे मिलने कोई आ जाएगा। और ये बात वो 2 बार बोलती है। जोई नोटिस करती है कि उसने सेम लाइन सेम टोन में बोली है। तभी माइक कहता है कि ये बात उसे तोते की तरह रटाई गई है, तभी वो सेम तरीके से बोल रही है। जेसन को एक स्नो ग्लोब मिलता है जिसमें कि एक लॉक होता है। तब जेसन कहता है कि हमें एक चाबी ढूंढनी होगी। बेन वहाँ से फायर एक्सटिंग्विशर को निकालता है और कहता है कि ये नकली है और फेंक देता है। उसे फेंकते ही पिलर्स के हीटर्स भी ऑन हो जाते हैं। जोई को उस फायर एक्सटिंग्विशर में से की मिलती है जिससे कि रिसेप्शन की विंडो खुल जाती है। तभी सब वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ सिर्फ एक ऑडियो चल रही थी और एक स्टैचू रखा था जिसके हाथ में लैंडलाइन थी। तभी लैंडलाइन रिंग करती है और जेसन उसे पिक करता है। उस कॉल में एक रिकॉर्डिंग बजती है, वेलकम टू मीनोज एस्केप रूम कंपनी, गेम के पूरे मजे उठाने के लिए रूल्स को फॉलो करें। सभी कहने लगते हैं कि कौन से रूल्स, कैसे रूल्स, क्योंकि उन्हें कोई भी रूल्स नहीं बताए गए थे। जैसे ही वो कॉल रखता है रूम के बाकी हीटर्स भी ऑन होने लगते हैं जिससे कि सभी परेशान हो जाते हैं। वहाँ पर गर्म पंखे भी ऑन हो जाते हैं जिससे सभी परेशान होते हैं और एमेंडा काफ़ी पैनिक भी हो जाती है। जोई उसे पानी ऑफर करती है। तभी वो देखती है कि काफ़ी जलने के निशान हैं एमेंडा की बॉडी पर। रूम में काफ़ी गर्मी बढ़ चुकी थी और सभी लोग काफ़ी परेशान हो रहे थे। जोई को टेबल पर एक बटन दिखती है जिसे प्रेस करने पर डक्ट का रास्ता खुलता है। टेबल पर टोटल 6 बटन्स थी जिन्हें एक साथ प्रेस करने पर वो डक्ट पूरा खुल रहा था। सबसे पहले वहाँ से जेसन जाता है और वहाँ एक उसे जाली मिलती है जिसके लिए वो स्क्रू ड्राइवर मांगता है और माइक वो लेकर वहाँ जाता है। उन दोनों के बाद एमेंडा वहाँ पर जाती है। जॉय को एक आइडिया आता है और वो पानी के ग्लास भरकर उन बटन्स को प्रेस करने के लिए उनके ऊपर रखती है और उसका आइडिया काम कर जाता है। लाइट्स ऑन ऑफ होने की वजह से एमेंडा काफ़ी नर्वस हो जाती है और अपने पास्ट को याद करने लगती है जहाँ पर वो अकेली सर्वाइवर थी वॉर में। वहाँ पर वो काफ़ी जल भी गई थी। जॉय जाकर उसकी हेल्प करती है और उसे वहाँ से बाहर निकालती है। अब रूम में सिर्फ बेन और डैनी बचे थे। आखिरी ग्लास के लिए पानी भी कम पड़ गया था। तब बेन अपनी ड्रिंक उस ग्लास में भरता है और उस बटन पर रखता है।
सीलिंग से भी काफ़ी आग निकलने लगी थी और वो दोनों जल्दी से डक्ट से बाहर आ जाते हैं और रूम में एक ब्लास्ट होता है और पूरा रूम जल जाता है। लेकिन सभी बाहर आ चुके थे सही सलामत और सभी बच जाते हैं। डक्ट से निकलने के बाद वो लोग एक रूम में पहुंच जाते हैं जहां पर अमेंडा कहती है कि उसे अब इस गेम में नहीं रहना और वो यहां से जाना चाहती है। वो डैनी का फ़ोन मांगती है पुलिस कंप्लेन करने के लिए, लेकिन उसमें सिग्नल नहीं आ रहे थे। जेसन को एक दरवाज़ा मिलता है जिसमें 2 लॉक थे। पहले लॉक की चाबी वो ढूंढकर उसे खोल देता है। सेकंड लॉक को एक 7 लेटर का वर्ड खोल सकता था जिसे कि बेन गेस करता है रूडोल्फ, और ये डालने से वो लॉक ओपन हो जाता है। वहाँ से निकलने पर वो लोग एक ठंडी सी जगह पर पहुँच जाते हैं और रूम का डोर अपने आप लॉक हो जाता है। टेम्परेचर लगातार डिक्रीज हो रहा था और ठंड बढ़ती ही जा रही थी। डैनी वहाँ पर स्केटिंग करने की कोशिश करता है, तभी अचानक कहीं से टकरा जाता है और गिर जाता है। बर्फ के क्रैक होने की आवाज़ आती है, तभी डैनी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ डराने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही वो उस दीवार को हाथ लगाता है वहाँ से ठंडी हवा आनी स्टार्ट हो जाती है और ठंड काफ़ी बढ़ रही थी, तभी वो लोग सब चिपक के खड़े हो जाते हैं। जेसन को एक दरवाज़ा मिलता है जो कि लॉक्ड होता है। अमेंडा को एक जैकेट मिलती है जिसे वो शेयर करने की बात करती है। जोई को एक लकड़ी पर लिखा मिलता है कि ट्रू नॉर्थ इज़ अ लाई। बेन सिगरेट पी रहा था, तभी उसका पैर अचानक से फिशिंग होल के अंदर चला जाता है और सुन्न हो जाता है। माइक को एक फिशिंग रॉड मिलती है जो कि वो उसी फिशिंग होल के अंदर डालता है, तभी जेसन उससे छीनकर उसे और अंदर कर देता है। जोई को जैकेट के जेब में एक डायरेक्शन इंडिकेटर मिलता है जिसकी मदद से वो एक मैग्नेट को ढूंढती है। तब वो लोग फिशिंग रॉड में उस मैग्नेट को फंसाकर उस होल के अंदर डालते हैं। जेसन जैकेट मांग लेता है जोई से और वो उसे दे देती है। फिशिंग रॉड में तभी कुछ फंसता है और वो लोग जब उसे बाहर निकालते हैं तो उसमें एक आइस बॉक्स फंसा था जिसके बीचों बीच एक चाबी थी जिसे वो लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं। तभी वो लोग बेन का लाइटर मांगते हैं और बेन लाइटर फेंक कर देता है जिसे उठाने के लिए डैनी जाता है और अचानक बर्फ टूट जाती है और वो अंदर चला जाता है। सभी लोग उसे ढूंढने लगते हैं और काफी पैनिक होने लगते हैं, लेकिन डैनी मर जाता है। जेसन अमेंडा को वो जैकेट पहना देता है और कहता है तुम सही थी, ये कोई गेम नहीं है। सभी लोग बेन को ब्लेम करने लगते हैं डैनी की मौत के लिए। उसके बाद सभी लोग एक दूसरे पर ब्लेम करते हैं और थोड़ी देर में शांत हो जाते हैं। जेसन आइडिया देता है कि इस चाबी को निकालने के लिए हमें अपनी शरीर की गर्मी को यूज़ करना होगा, तभी इस बॉक्स को हम लोग पिघला सकते हैं। और ऐसा करते हुए वो लोग जैकेट भी शेयर कर रहे थे आपस में। कुछ देर में चाबी निकल जाती है और जेसन बहुत पैनिक होने लगता है और उस दरवाजे को खोलता है। तभी एक गुफा खुलती है और बर्फ का फ्लोर क्रैक होने लगता है। तभी जल्दी से वो लोग भागते हैं और गुफा के अंदर चले जाते हैं और बच जाते हैं। उस गुफा से होते हुए सभी लोग एक बॉल पूल रूम में जाते हैं जहाँ पर सारी चीज़ें उल्टी होती हैं। तभी अचानक से लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती हैं और रूम लिफ्ट की तरह सबसे ऊपर फ्लोर में चला जाता है। तभी लैंडलाइन रिंग करती है और माइक कॉल पिक करता है। वहाँ पर म्यूज़िक लाउड बजने लगता है और सभी लोग अपने कान बंद कर लेते हैं। जेसन एक डोर को नोटिस करता है जिसमें कोई भी हैंडल नहीं होता। वो समझ जाता है कि ये डोर एक नॉब से खुलेगा, जिसे सभी लोग सर्च करने लगते हैं। जोई को एक ट्रॉफी दिखती है जिसमें डॉक्टर वू टेन यू लिखा हुआ था। माइक नोटिस करता है कि पूल टेबल में 8 नंबर की बॉल गायब है और वो उसे ढूंढने लगता है। तभी अचानक फ़ोन रिंग करता है और फ्लोर का एक हिस्सा टूट के नीचे गिर जाता है। बेन माइक को गिरने से बचा लेता है और माइक बेन को थैंक्स बोलता है। सभी लोग फ्लोर से हटके दीवार से लग के खड़े हो जाते हैं। अमेंडा की फौजी ट्रेनिंग यहाँ पर काम आती है और वो रूम में ऊपर चढ़ के क्लूज ढूंढती है। वहाँ पर एक रेडियो होता है जिसे वो ऑफ करने की कोशिश करती है, पर म्यूज़िक वहाँ से नहीं बज रहा था और वो क्लूज ढूंढना स्टार्ट कर देती है। वहाँ पर उसे एक लॉकर मिलता है जो कि 4 पिन के कोड से खुलेगा। सभी लोग कोड गैस करने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं खुलता। जोई को एक स्लाइडिंग पजल दिखाई देता है जहाँ पर वो जाने की कोशिश करती है। सभी उससे कहते हैं कि संभल कर जाए। तभी माइक भी उस तरफ जाता है और ऊपर चढ़ने में जोई की हेल्प करता है। जोई पजल सॉल्व करने लगती है। तभी अचानक से फ्लोर का एक और हिस्सा टूटकर नीचे गिर जाता है। जेसन वहाँ से गिरने से बच जाता है। जोई पजल को सॉल्व कर लेती है। पजल सॉल्व होने के बाद उसके कलर्स और शेप की मदद से वो लोग एक कोड गैस करते हैं, लेकिन उस कोड से भी लॉकर नहीं खुलता। तभी एक और फ्लोर का हिस्सा नीचे गिर जाता है। एक ही वॉल पर माइक, बेन और जोई थे, जिसका बुल्ट गिरने की वजह से वो वॉल गिरने वाली थी। जोई दूसरी तरफ आने की कोशिश करती है लेकिन वो फ्लोर पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। सभी बहुत परेशान हो जाते हैं और उसे उठने के लिए बोलते हैं।
जोई अपने पास्ट को याद करने लगती है जहाँ पर वो एक फ्लाइट में थी और फ्लाइट क्रैश होने की वजह से उसकी मॉम भी नहीं बचती। वो इमोशनल हो जाती है, तभी जेसन उसकी हेल्प करता है ऊपर चढ़ने में। जोई को फिर से एक आइडिया आता है और वो कहती है कि इस रूम में सब कुछ उल्टा है, मतलब कोड भी उल्टा होगा। जब अमेंडा उल्टा कोड लॉकर में डालती है तो लॉकर ओपन हो जाता है। तभी एक और फ्लोर का हिस्सा नीचे गिर जाता है और जेसन गिरने से बच जाता है। अमेंडा को छोड़कर सभी लोग उस डोर की तरफ थे। अमेंडा उस डोर की तरफ आने की कोशिश करती है। सभी लोग उसे चेयर करते हैं कि वो ऐसा कर सकती है। वो पूल टेबल की मदद से उनकी तरफ आने की कोशिश करती है। तभी अचानक बॉल उसकी जेब से फ्लोर पर गिर जाती है। अमेंडा उस फ्लोर पर कूदकर उस बॉल को बचा लेती है और उसे जेसन की तरफ फेंक देती है। जेसन उस बॉल को कैच कर लेता है। तभी अचानक फ्लोर टूटकर गिर जाता है। अमेंडा लैंडलाइन से लटक जाती है। सभी उसे बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन अमेंडा कहती है गुड बाय और गिर जाती है। जोई काफ़ी इमोशनल हो जाती है। तभी जेसन डोर खोल देता है और सभी डोर के उस तरफ आ जाते हैं। इस रूम में काफ़ी अंधेरा था। धीमे धीमे करके लाइट्स ऑन होती हैं। जोई काफ़ी इमोशनल थी और जेसन और बेन में लड़ाई हो जाती है, जहाँ पर जोई कहती है कि अमेंडा ने उनके लिए कुर्बानी दी है, जहाँ पर जेसन कहता है कि तुम्हें उस कुर्बानी को ज़ाया नहीं करना चाहिए। इस रूम में सबके पास्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी। माइक को अपना रूम दिखाई देता है और उसके शूज़ भी मिलते हैं। जोई को खुद से रिलेटेड कुछ पेपर्स दिखाई देते हैं और उसका बेड भी वहाँ पर था। जेसन को भी उससे रिलेटेड कुछ पेपर्स दिखाई देते हैं। बेन को अपना बेड मिलता है और अपने फ्रेंड्स के साथ उसकी पिक भी थी। तभी जोई चेक करती है कि अमेंडा के भी कुछ पेपर्स थे, जिसमें वो बॉम्ब ब्लास्ट में सिंगल सर्वाइवर थी। तभी जोई बताती है कि वो अपनी मॉम के साथ प्लेन में थी और वो प्लेन जंगल में क्रैश हो गया था। वो भी वहाँ पर सिंगल सर्वाइवर थी, जो कि 1 हफ्ते बाद सबको मिली थी। जेसन कहता है कि उसने ये न्यूज़ सुनी है, उसे याद है। तभी जेसन बताता है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ बोटिंग करने गया था। अचानक से बोट पलट गई थी और रस्सी से उसका अंगूठा भी कट गया था। उस उल्टी बोट में उसका एक फ्रेंड और जेसन ही बचे थे और एक ही जैकेट थी। ठंड काफ़ी थी और उसके फ्रेंड को हाइपोथर्मिया की वजह से कोई होश नहीं था और वो मरने मारने पर उतर आया था। और उसका फ्रेंड तैर के जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। और अगले दिन सर्च टीम को जेसन मिल गया, जहाँ पर वो भी एक सिंगल सर्वाइवर था। बेन और उसके फ्रेंड्स में सबसे पहले बेन ने कार ली थी और छुट्टी का टाइम था। मस्ती करने और अपने फ्रेंड्स को घुमाने के लिए वो उन्हें ले गया था कार से। उसने ड्रंक कर रखी थी और एक्सीडेंट की वजह से सभी लोग मारे जाते हैं, सिर्फ बेन बचता है। मतलब बेन भी एक सिंगल सर्वाइवर था। तभी माइक बताता है कि माइक और उसका भाई कैल एक माइन में काम कर रहे थे। तभी पूरी माइन ढह गई थी। वो लोग वहाँ पे फंस गए थे और माइक अपने भाई को नहीं देख पा रहा था, लेकिन आखिरी सांस लेते हुए उसने अपने भाई को सुना था और रेस्क्यू टीम ने सिर्फ माइक को बचाया। उसका भाई मर चुका था। मतलब माइक भी एक सिंगल सर्वाइवर था। जेसन कहता है कि ये लोग हमारे बारे में सभी जानते हैं। इन्हें ये भी पता है कि उस दिन उल्टी बोट पर कौन सी सिंगल जैकेट थी। तभी बेन कहता है कि वो जो 7 लेटर्स का कोड चाहिए था जिससे वो लकड़ी का दरवाजा खुलता, वो वही कोड था जो वो और उसके फ्रेंड्स ने लास्ट टाइम गाना गाया था। सभी समझ जाते हैं कि इन लोग को सब कुछ पता है उनके बारे में और उन्हें वो इन्विटेशन बॉक्सेस उन्हीं नाम से भेजे गए जिन्हें वो जानते हैं। तभी माइक कहता है कि उसके भतीजे का उसके पास मैसेज आया था, हैव अ गुड टाइम। मतलब उसका फ़ोन भी हैक हो चुका था। तभी जोई को डैनी की मेडिकल रिपोर्ट्स मिलती हैं कि उसके खून में कार्बन मोनोऑक्साइड पाया गया था। उसकी पूरी फैमिली इसी प्रॉब्लम से मारी गई थी, लेकिन वो एक सिंगल सर्वाइवर था। जोई कहती है कि वो लोग लाखों और करोड़ों में एक हैं और अब जिन लोगों ने उन्हें यहाँ बंद किया है वो जानना चाहते हैं कि उनमें से लकी कौन है। मतलब उनमें से सिर्फ एक ही बचेगा। तभी वहाँ पर टीवी ऑन हो जाती है और उसमें कहते हैं कि क्या आप चाहते हैं कि डॉक्टर वू टेन्यू आपको एक बेहतर इंसान बनाए, और उसमें वो लिमिट्स चेक करने की बात करते हैं। तभी एक टाइमर ऑन हो जाता है जिसमें सिर्फ 5 मिनट थे। सभी समझ जाते हैं कि यहाँ से बाहर निकलने और बचने के लिए उनके पास सिर्फ 5 मिनट हैं। सभी क्लूज ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन जोई कहती है कि हमें उनके हिसाब से नहीं चलना चाहिए क्योंकि वो लोग दूसरा रास्ता यहाँ से निकलने का ढूंढ सकते हैं, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता। जेसन को 3 एक्सरे के प्रिंट मिलते हैं जिसे बेन, जेसन और माइक गैस करने की कोशिश करने लगते हैं। बेन समझ जाता है कि ये ईकेजी मशीन है क्योंकि उसका एक कज़न बहरा था। जोई सारे कैमरास को तोड़ने लगती है। जेसन को एक जहरीली गैस की मशीन दिखाई देती है। अब उनके पास सिर्फ 3 मिनट बचे थे। मतलब 3 मिनट के बाद वो जहरीली गैस उन पर छोड़ दी जाएगी। जोई कैमरों को तोड़ने में लगी हुई थी। तभी जेसन, बेन और माइक को ईकेजी मशीन मिल जाती है।
सबसे पहले जेसन बेन की हार्ट बीट को चेक करता है, लेकिन उसकी हार्ट बीट कम थी और मशीन में फेल लिख कर आ जाता है। अब जेसन माइक की हार्ट बीट चेक करता है, उसकी हार्ट बीट ज़्यादा थी और उसकी हार्ट बीट को और ज़्यादा करने के लिए वो उसे झटके देने के लिए राज़ी करने लगता है। वो उससे कहता है कि तुम अपने भाई को नहीं बचा पाए थे, इस बात का तुम्हें गिल्ट है, लेकिन तुम हम सबको बचा सकते हो क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 मिनट है और 1 मिनट के बाद हम सब मारे जाएंगे। और माइक राज़ी हो जाता है। बेन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जेसन नहीं रुकता और झटकों की वजह से माइक मारा जाता है और मशीन में तब भी फेल लिख कर आ जाता है। तब जेसन समझ जाता है कि यहाँ पर टेस्टिंग योर लिमिट्स का क्या मतलब था। वो समझ जाता है कि उन्हें कम हार्ट बीट चाहिए, ना कि ज़्यादा। वो अपने आप को शांत करता है और अपनी हार्ट बीट मशीन को देता है। जैसे ही उसकी हार्ट बीट 50 पहुंचती है, वो सक्सेस हो जाता है और दरवाज़ा खुल जाता है। जोई दूसरे रूम में जाने से मना कर देती है और जहरीली गैस उन पर छोड़ दी जाती है। जोई उसी रूम में थी और जेसन और बेन दूसरे रूम में चले जाते हैं। बेन जेसन को ब्लेम करता है कि उस दिन उल्टी बोट पर तुम्हारे फ्रेंड ने नहीं, तुमने जैकेट पहनी थी और तुमने ही अपने फ्रेंड को मार के खुद को बचाया था। दोनों में लड़ाई हो जाती है और दोनों क्लूज ढूंढने लगते हैं। तभी जेसन को एक हैंडल मिलता है जिसे दोनों लोग मिलकर घुमाते हैं और वो रास्ता खुल जाता है। उस हैंडल पर कुछ लगा हुआ था और दोनों का शरीर पिघलना स्टार्ट हो जाता है। तभी वो लोग देखते हैं कि उस हैंडल पर कुछ लिखा हुआ था। उस पर एंटीडोट ढूंढने की बात लिखी हुई थी। रूम भी पिघलने लगा था और वो दोनों एंटीडोट ढूंढने लगते हैं। तभी बेन को एंटीडोट मिल जाता है और उसके लिए दोनों में लड़ाई हो जाती है। बेन जीत जाता है और वो एंटीडोट को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है और जेसन मारा जाता है। बेन उस हैंडल के रास्ते के जरिए फ्लोर से नीचे आ जाता है और हमें वही क्लिप दिखाई जाती है जो कि हमें स्टार्टिंग में दिखाई गई थी। अब हमें दिखाया जाता है कि रूम नंबर 5 में 2 लोग एंटर करते हैं, माइक और जोई की लाश को ठिकाने लगाने और वहाँ की सफाई करने। लेकिन जोई नहीं मरी थी और उन दोनों पर हमला करके वहाँ से गन लेकर भाग जाती है। अब हमें वो क्लिप कंटिन्यू होती दिखाई देती है जो कि हमें स्टार्टिंग में दिखाई गई थी। जब वो रूम पूरी तरह से छोटा हो जाता है तो बेन किसी तरह साइड से निकलकर बच जाता है और वहाँ से भागकर एक ऑपरेटिंग रूम में पहुँच जाता है, जहाँ पर उसे एक ऑडियो सुनाई देती है कि उसके जीतने की उन्हें उम्मीद नहीं थी। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि गेम्स मास्टर था और बेन को बैठने के लिए कहता है और कहता है कि चंद पैसों के लिए अपने फ्रेंड्स को मारना अच्छी बात नहीं है। गेम्स मास्टर बेन से कहता है कि वो लोग एक तरह का स्पोर्ट्स तमाशा और जरिया लाते हैं जिससे कि लोग लाइफ को एंजॉय कर सकें और उनके कस्टमर्स हर बार कुछ नया चाहते हैं। जैसे कि एक बार कॉलेज एथलीट्स आए थे, एक बार साइंटिस्ट और इस बार अलोन सर्वाइवर्स आए थे। गेम्स मास्टर बेन को सिगरेट ऑफर करता है। तभी बेन पूछता है कि मतलब मैं जीत गया और क्या अब मैं घर जा सकता हूँ। तभी वो आदमी कहता है कि घोड़े की जीत के बाद क्या उसे इनाम मिलता है और गला घोटकर उसे मारने की कोशिश करने लगता है। तभी वहाँ पर जोई आ जाती है और गेम्स मास्टर को गोली मार देती है और बेन को उठाने लगती है। तभी अचानक से वो आदमी जोई पर अटैक करने लगता है और उसे मारने की कोशिश करता है। वो कहता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती जब तक हम गेम खत्म ना कर लें जोई। तभी बेन 2 गोली मारकर गेम्स मास्टर को मार देता है और बेन और जोई वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। अब हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बेन और जोई थे। बेन बेहोश था। जोई पुलिस को लेकर उसी मीनोज बिल्डिंग में जाती है। पुलिस वहाँ की तलाशी लेती है लेकिन वहाँ उसे कोई सबूत नहीं मिलता। जोई सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है लेकिन उसकी बातों का उसके पास कोई भी सबूत नहीं था। तब वो कहती है कि बेन जब होश में आएगा तो वो खुद आपको सब कुछ बताएगा। तब पुलिस कहती है कि उसके खून में 3 नशे के सैंपल्स मिले हैं। तभी जोई नोटिस करती है कि एक डक्ट के पास नो वे आउट लिखा था। तब वो समझ जाती है कि उसी का मतलब था वुटेन यू और वो कहती है कि ये सब कुछ गेम का हिस्सा है, लेकिन कोई भी उसकी बात का विश्वास नहीं करता। अब हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बेन और जोई मिलते हैं। बेन उसे बताता है कि वो रीजनल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है लोगन स्क्वायर का और वो डायरेक्ट कस्टमर से डील करता है। ये एक डॉग फूड कंपनी है। तब जोई कहती है कि वो उसके लिए काफ़ी खुश है। जोई बेन को दिखाती है सबके झूठी मौत के आर्टिकल्स, जैसे कि माइक की हार्ट अटैक से मौत हो गई, जेसन बाइक से एक्सीडेंट होने की वजह से मारा गया और उसके खून में ड्रग्स पाए गए, डैनी लेक में डूब के मर गया और अमेंडा अकेले रॉक क्लाइंबिंग कर रही थी और उसका भी कुछ नहीं पता। वो कहती है कि उनके बारे में भी ऐसे ही कोई झूठे आर्टिकल्स होंगे। बेन जोई को समझाता है कि इस बारे में अब मत सोचो। जोई कहती है क्या उसे जवाब नहीं चाहिए उस पार्सल के लिए, इनविटेशन के लिए। वो उसे समझाती है कि उन्हें उन्हीं के गेम में हमने हराया है। जोई बेन को मिनोज का लोगो दिखाती है और वो कहती है जैसे कि एक आंखों का धोखा हो। ये एकदम यूनिक है और इसके नंबर से एक पैटर्न में है, ये कोऑर्डिनेट्स हैं।
वो बेन को कन्विंस करने की कोशिश करती है और कहती है कि उन दोनों के प्लेन टिकट्स उसने बुक कर लिए हैं और वो 2 हफ्ते बाद जा रही है। बेन कहता है कि इसी को कहते हैं सर्वाइवर्स गिल्ड। वो कहता है उसके डॉक्टर कहते हैं कि ज़िंदा रहने के लिए पुरानी बातों को भूलना ज़रूरी होता है। तब जोई कहती है कि भूलने का मतलब भागना नहीं होता। वो किसी तरह बेन को कन्विंस कर लेती है उसके साथ जाने के लिए। अब हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्लेन क्रैश होने वाला था। सभी लोग बहुत पैनिक कर रहे थे और एयर होस्टेस कुछ ढूंढ रही थी। वो भागकर डोर के पास जाती है और उसे खोलने की कोशिश करती है। वहाँ पर एक कोड मांगता है और एक हिंट लिखा हुआ था जिससे वो लोग गैस करते हैं कि इसका कोड क्लाउड है और वो डालने से डोर ओपन हो जाता है। जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो सामने एक माउंटेन दिखाई देता है। सभी लोग बहुत चिल्लाते हैं और प्लेन क्रैश हो जाता है। तभी हमें 2 आदमियों को सामने दिखाया जाता है जो कहते हैं ट्रायल पूरा हुआ, अब हम लोग गेम के लिए तैयार हैं और टेस्ट कामयाब साबित हुआ। अब हमें एक परछाई दिखाई जाती है जो पूछती है कि जिंदा बचने की उम्मीद कितनी है। वो लोग कहते हैं 4%। अब हमें दिखाया जाता है कि बेन और जोई की फ़्लाइट की इन्फॉर्मेशन को हैक कर लिया गया है और वो परछाई कहती है कि जोई ने अपने प्लेन के डर को काबू पा लिया, इसके लिए मैं खुश हूँ। और कहते हैं कि चलो फिर से गेम को शुरू करें और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो की सबसे पहले लिंक आपके पास पहुँचे। थैंक यू।